बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन अ स्ट्रेट वायर। हमारा ये आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर। अब मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर, इससे पहले हम लोगों ने कॉइल के सेंटर पर और कॉइल के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको मैंने अपने पहले के लेक्चर्स में बताया है। आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट वायर करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक फाइनाइट लेंथ का स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ले लेते हैं, या आप वायर भी समझ सकते हैं। जैसे आप यहां पर देखिए, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट I फ्लो कर रही है और ए डैश इसके दोनों एंड आपको पता है, तो ये फाइनाइट लेंथ का है। इससे इस पॉइंट P पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आप भी जानते हैं स्ट्रेट कंडक्टर है तो चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। तो कितनी मैग्नेटिक फील्ड है, मान लिया इसका ये ए वाला जो एंड है, इस P पर जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो θ1 है, और ये जो एंगल सबटेंड कर रहा है मेरे बच्चों वो θ2 है। ये आप पॉइंट O ले सकते हैं। तो आप भी जानते हैं कि इस पूरे स्ट्रेट वायर से निकालने का कोई फार्मूला हमारे पास नहीं है। हम लोग बायो-सेवर्ट को याद करेंगे और अपनी मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे और फिर स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। बायो-सेवर्ट लॉ लगाना है तो एक छोटा सा एलिमेंट लेना पड़ेगा। तो ये हम लोगों ने एक एलिमेंट ले लिया यहां पर, और इस एलिमेंट करंट I था, लेंथ dl था, तो यहां पर ले लिया। ये आपका P पॉइंट, ये आप C ले सकते हैं, और यहां से मेरे बच्चों ये दूरी आप चाहें तो x ले लीजिएगा, और ये एंगल जो है इसको आप θ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, θ। और यहां से ये जो दूरी आपने लिया है C पॉइंट की, ये दूरी आप L लिख सकते हैं। तो अब हम लोग पहली चीज लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, dB बराबर μ0 अपॉन 4 पाई IDL। और देखो यहां से जो दूरी है ये मेरे बच्चों x है, ये दूरी x है, तो यहां पर आप x स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये θ, ये 90, तो आपको इनके बीच का करंट एलिमेंट, करंट का डायरेक्शन ये, पॉइंट का डायरेक्शन ये, बीच का जो ये एंगल दिखाई दे रहा है मेरे बच्चों, ये 90 माइनस θ है। क्या है, 90 माइनस θ। ध्यान देंगे 90 माइनस θ। तो यहां पर हम साइन ऑफ 90 माइनस θ कर दिए, तो dB बराबर हो गया μ0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन x स्क्वायर, और ये हो गया मेरे बच्चों cos θ। डायरेक्शन अगर देखना है तो अंगूठा करंट की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ, बायो-सेवर्ट लॉ में मैंने बताया था अंगूठा करंट की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ धक्का देने का डायरेक्शन इनवर्ड है। तो यहां पर जो फील्ड आएगी मेरे बच्चों वो इनवर्ड आएगी, इक्वेशन 1। लेकिन आप बताओ, हमको तो इस पूरे वायर से निकालना है। इतने बड़े लेंथ का हमको मैग्नेटिक फील्ड मालूम चल गया, तो हम थोड़ी सी मैथमेटिक्स अप्लाई करेंगे। आप देखो, आप कहीं पर भी लेंथ लोगे, सबकी फील्ड इनवर्ड, यहां पर लिया इनवर्ड, यहां पर इनवर्ड,
कहीं पर भी लेंगे, कहीं पर भी आप आइडियल चूज करेंगे, इस पॉइंट P पर जो फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा। तो देयरफॉर टोटल फील्ड अगर निकालना है, टोटल फील्ड B बराबर, तो आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल कॉस थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर। और देखो मेरे बच्चों, ये लाइन के ऊपर एंगल है, यानी इसको आप मेजरमेंट जो करोगे क्लॉकवाइज और इसको मेजरमेंट जो करोगे वो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम इसको क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और इसको नेगेटिव ले लें तो थोड़ा ध्यान से देखना, यहां -θ2 और θ1 लिख सकते हैं। यानी θ2 से हम θ1 अगर चलेंगे तो हम a डैश से a तक पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे। लेकिन इंटीग्रेशन में जो आपने लिमिट लगाई है मेरे बच्चों, वो एंगल के टर्म में लगाई है, तो यहां पर भी जो इंटीग्रेशन होना चाहिए वो एंगल के टर्म में होना चाहिए। तो एंगल के टर्म में अगर इंटीग्रेशन होना चाहिए तो उसके लिए थोड़ा सा कुछ चीजों को देखते हैं, थोड़ा आप ध्यान से देखेंगे। मैं एक लिखता हूं, अगर आप ध्यान दें तो एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, क्या? फ्रॉम ट्रायंगल POC, फ्रॉम ट्रायंगल POC से अगर आप ध्यान दें तो POC से ध्यान दें तो कॉस थीटा, देखो ये थीटा है, तो कॉस थीटा बराबर मेरे बच्चों क्या हो जाएगा? कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस, ये देखो ट्रायंगल POC में ये हाइपोटेनस बन रहा है, ये बेस बन रहा है और ये परपेंडिकुलर बन रहा है। तो कॉस थीटा बराबर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो गया? R, और ये कितना? X। तो यहां से X बराबर R बाई कॉस थीटा, या आप इसको लिख सकते हो 1 बाई कॉस थीटा को सेक थीटा। ये आपको X की वैल्यू आई इक्वेशन 3rd, सेकंड के बाद ये। अब एक बार फिर फ्रॉम ट्रायंगल POC से देखिए, फ्रॉम ट्रायंगल POC से देखिए तो थीटा ये परपेंडिकुलर है और ये बेस, तो tan थीटा बराबर मेरे बच्चों हो सकता है L बाई R, तो L बराबर R tan थीटा। अब हम अगर इसको डिफरेंशिएट कर दें तो dl बाई d थीटा बराबर R d बाई d थीटा tan थीटा मेरे बच्चों। तो dl अपॉन d थीटा बराबर R, और tan थीटा का जो डिफरेंशिएशन होता है वो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहां से dl बराबर R सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, इक्वेशन नंबर 4 मेरे बच्चों। तो देखिए ये मैंने dl बराबर R सेक स्क्वायर थीटा d थीटा निकाला। अब हम जब इसको यहां पुट करेंगे तो आसानी से अपना मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो मेरे समझ से पहले आप इतना नोट्स बना लीजिए, उसके बाद मैं आगे कराता हूं। आपके पास 3 इक्वेशन दिखाई दे रहे हैं, एक आपको सेकंड दिखाई दे रहा है, एक आपको थर्ड दिखाई दे रहा है और एक फोर्थ। इसको आप लिख चुके होंगे मेरे बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं। इक्वेशन फर्स्ट तक आपने लिख लिया होगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अब हमारे पास सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है, तो फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ से क्या हो जाएगा मेरे बच्चों? b बराबर -θ2 से θ1 हो गया, μ0 अपॉन 4 पाई
आई और dl की जगह मेरे बच्चों, इस dl की जगह ध्यान देंगे, इस dl की जगह हम लिख सकते हैं r sec स्क्वायर थीटा। इस dl की जगह हम लिख सकते हैं r sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। और पहले से ही आपका ये कॉस थीटा पड़ा हुआ है। और यहां पर ध्यान देना मेरे बच्चों, x की जगह हम लिख सकते हैं r sec थीटा, तो x स्क्वायर की जगह हो गया r स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। ये हमने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ को मिलाकर ये एक इक्वेशन बनाया था फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। उम्मीद है आप ये लिख चुके होंगे, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जो चीजें कांस्टेंट हैं उनको बाहर लिख लेते हैं। तो b बराबर म्यू 0 बाहर आ जाएगा, 4 पाई बाहर आ जाएगा, और ये देखो ये सेक स्क्वायर थीटा इस सेक स्क्वायर थीटा से कैंसिल हुआ, और ये r इस r से, i बाई r मेरे बच्चों बाहर हो गया, और i बाई r बाहर हो गया। ये हो गया माइनस थीटा 2 से थीटा 1 कॉस थीटा डी थीटा। और कॉस थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है, मैथमेटिक्स के लोग तो जानते हैं साइन थीटा होता है, बायो के लोग भी याद रख लेंगे कि कॉस थीटा डी थीटा का जो इंटीग्रेशन है वो साइन थीटा होता है। जब मैथमेटिक्स के लोग इसको याद रखते हैं तो बायो को तो याद रखना ही चाहिए। 4 पाई आई बाई आर, और ये हो गया साइन थीटा, ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट। तो b बराबर म्यू 0 अपान 4 पाई आई बाई आर, एक बार अपर लिमिट साइन थीटा 1 माइनस साइन ऑफ माइनस थीटा 2। आप भी जानते हो ये साइन है तो ये माइनस बाहर आ सकता है, और हमारा जो रिजल्ट मिलेगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर ब्रैकेट में साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। तो ये हमारा फील्ड हुआ मेरे बच्चों इक्वेशन 5। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई इस स्ट्रेट वायर से जो फाइनाइट लेंथ का था, जिसका दोनों एंड हमको पता है ये फाइनाइट एंड है, और ये अपर एंड जो है वो थीटा 1 एंगल बना रहा था, लोअर एंड जो एंगल बना रहा था वो थीटा 2 था। तो एक बार आप इस डेरिवेशन को जरूर ध्यान से देख लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट वायर। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा कुछ चीजों को और समझते हैं। जैसे ये फाइनाइट लेंथ का था, अब अगर इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड हम आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको थोड़ा सा ध्यान देते हैं। अगर जो वो स्ट्रेट वायर है वो इनफाइनाइट लेंथ का हो जाए। अच्छा, आपको मैं बताऊं, जो ये इनफाइनाइट लेंथ है उसको किताबों में लॉन्ग वायर शब्द से भी यूज किया जाता है। अब जैसे आप देखो, अभी आपने जो निकाला वो क्या था, एक वायर था, इससे r डिस्टेंस पर ये एंगल और ये एंगल, ये थीटा 1 था, ये थीटा 2 था, करंट I था, इस A और A डैश से आप क्या मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे, B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। यही आपका फॉर्मूला आया था। लेकिन जैसे जैसे आप वायर बड़ा करते जाओगे, थोड़ा देखो वायर बड़ा कर दिया, वायर बड़ा किया
मान लीजिए मैंने इस वायर को यहां ए डैश था, ऐसे मैंने इतना बड़ा कर दिया, तो ये एंगल पर थोड़ा ध्यान देना, ये θ1 था और ये θ2 था। मैंने वायर थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जब बड़ा किया तो जो एंगल ये था, अब एंगल और बढ़ गया, और बड़ा कर देंगे, एंगल और बड़ा हो जाएगा। यानी जैसे जैसे वायर इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ये एंगल बड़ा होता जाएगा, और जब ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ले लेंगे मेरे बच्चों, तो इस पॉइंट P के लिए R θ1 जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, और θ2 भी जो है मेरे बच्चों वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल के लिए ये आपस में मिलने के लिए कहां पर जाएंगे, इनफाइनाइट पर। और इनफाइनाइट पर कौन सी दो लाइन मिलती हैं जो आपस में पैरेलल होती हैं, इनफाइनाइट पर। जिस दिन आप इनफाइनाइट बताओगे उस दिन मैं दिखाऊंगा कि दो पैरेलल लाइंस भी आपस में मिल गई, तो ना आप इनफाइनाइट दिखा पाओगे और ना हम पैरेलल लाइन को मिला पाएंगे। लेकिन एक एजम्पशन कर सकते हैं कि अगर ये लॉन्ग वायर है तो θ1 और θ2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो अगला जो आप लिखेंगे इसी में, अगले नोट में लिख लीजिए या पॉइंट में लिख लीजिए, फॉर इनफाइनाइट लेंथ, फॉर इनफाइनाइट लेंथ, फॉर इनफाइनाइट लेंथ। इनफाइनाइट लेंथ के लिए θ1 बराबर θ2 बराबर 90 डिग्री, और फॉर्मूला हम जानते थे B बराबर μ0/4 पाई I/R। एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं, sin θ1 प्लस sin θ2। यहां से B बराबर μ0/4 पाई I/R, और साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 90, ये हो जाएगा 2 μ0/4 पाई I/R। साइन 90 भी 1, साइन 91 2 हो जाएगा। तो यहां से जो हमको मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला मिलेगा मेरे बच्चों, वो μ0/2 पाई I/R। ये याद रखना, ये इनफाइनाइट लेंथ के लिए हुआ। लेकिन एक चीज मेरे बच्चों ध्यान देना, ये जो पॉइंट P हो किसी एंड के नजदीक ना हो, ये ध्यान देना। पॉइंट P इनफाइनाइट वायर के लिए, इस पॉइंट P के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला है, लेकिन कंडीशन है पॉइंट P नॉट लाई नियर द एंड ऑफ लॉन्ग वायर। लॉन्ग वायर के किसी एंड के नजदीक पॉइंट P न रहे। नजदीक रहेगा तो क्या रहेगा, अभी हम लोग आगे देखते हैं अगले नोट में। इसको आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आपको न्यूमेरिकल में मेरे बच्चों लॉन्ग वायर रहे तो आप फाइनाइट वाला केस नहीं लगाएंगे, इनफाइनाइट वाला केस लगाएंगे। और इनफाइनाइट के लिए फॉर्मूला क्या है, B बराबर μ0/2 पाई I/R। अब अगर एक लॉन्ग वायर हो मेरे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर एक लॉन्ग वायर हो इस तरीके से, करंट I हो और पॉइंट P नियर द एंड हो, ऐसे आप देखो लॉन्ग वायर है और पॉइंट P, फिगर पर ध्यान देना, इस तरह से पॉइंट हो तो यहां के लिए एक θ1 तो 90 डिग्री ले लेना और θ2 आपका है ही नहीं है तो 0 डिग्री ले लेना। और तब जब आप B निकालोगे इस फार्मूले का इस्तेमाल करोगे, 4 पाई I/R साइन θ1 प्लस साइन θ2
तो ध्यान देना b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर साइन ऑफ 90 प्लस साइन ऑफ 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 90 की 1। तो इस तरह के वायर के लिए याद रखना 4 पाई आई बाई आर होगा, ये आपको याद रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर होगा। तो इस तरीके से ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए जब पॉइंट P नियर द एंड हो, स्ट्रेट लॉन्ग कंडक्टर के लिए या इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए, इनफाइनाइट लेंथ ऑफ कंडक्टर हो, तब इसके इस तरह। अच्छा, यही पॉइंट P जो यहां ऐसे था, यहां ना होकर के मेरे बच्चों देखो फिगर ऐसा बन जाए, जब अब पॉइंट P यहां पर हो जाए, ये लॉन्ग वायर है और ये R है। अब ये देखो θ2 जो है मान लो थीटा हो गया, सपोज दैट। अब यहां से निकालना रहता तो इस तरह के वायर के लिए θ1 तो 90 डिग्री, लेकिन θ2 अब क्या हो गया, थीटा हो गया। तो सारी चीजें ऐसे ही, और यहां पर आप थीटा लिखेंगे और तब आपका जो फार्मूला बनेगा, तब मेरे बच्चों ये फार्मूला बन जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर 1 प्लस साइन थीटा। ये चीज आप ध्यान देंगे इस तरीके से, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर 1 प्लस साइन थीटा। तो ये स्ट्रेट कंडक्टर के लिए हुआ, आपके लेवल के लिए। जब मैं कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए चलूंगा तो कुछ और भी चीजें इसमें बताऊंगा, अभी आपको बोर्ड लेवल की चीजें बता रहा हूं। तो इस तरीके से आपने मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट इन ए स्ट्रेट वायर सीख लिया। अब थोड़ा सा ध्यान देते हैं क्या था, जल्दी से मैं 2 मिनट में रिवाइज कर दूं इस चीज को कि आपने क्या पढ़ा। देखिए, पहला हमारा जो था ये था, एक स्ट्रेट कंडक्टर था, ए डैश, करंट I, पॉइंट P, ये एंगल θ1 और ये एंगल θ2। तो इसके लिए फॉर्मूला मेरे बच्चों याद रखना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर ब्रैकेट में साइन θ1 प्लस साइन θ2। ये मैंने पढ़ाया आपको। लेकिन अगर लॉन्ग वायर है, लॉन्ग वायर का मतलब इनफाइनाइट पर करंट I, तो इस केस में मैंने बताया कि θ1 और θ2 क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और पॉइंट P R डिस्टेंस पर रहे। ये वायर लॉन्ग वायर्स हो गए, ठीक है। तो इस केस में आपने अभी अभी सीखा B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर, और यहाँ 1 प्लस 1 2 हो गया था, तो म्यू बराबर अपॉन 2 पाई आई बाई आर, ये था म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। और फिर मैंने आपको एक फार्मूला ये बताया कि अगर वायर लॉन्ग हो लेकिन नियर द एंड, एक एंड के नज़दीक पॉइंट P R डिस्टेंस पर हो, तो यहाँ एक थीटा बराबर 1 बराबर 90 डिग्री और θ2 बराबर 0 डिग्री। सॉल्व करने पर आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। और एक मैंने अभी अभी आपको बताया था कि ये लॉन्ग वायर हो, ये डॉट देने का मतलब लॉन्ग वायर हो, और यहाँ पर पॉइंट P इस तरीके से, और ये θ2 बराबर थीटा हो जाए और θ1 बराबर 90 डिग्री। तो यहाँ पर आप निकालेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर 1 प्लस
साइन थीटा। तो मेरे बच्चों ये ध्यान देना कि न्यूमेरिकल में कैसे कौन सा फिगर बन रहा है, वही फार्मूला। अगर फाइनाइट लेंथ का होगा तो ये फार्मूला लगा देंगे, इनफाइनाइट लेंथ हो या लॉन्ग वायर हो तो ये फार्मूला लगा देंगे। इनफाइनाइट लेंथ मतलब लॉन्ग वायर हो तो ये फार्मूला लगा देंगे, लॉन्ग वायर हो लेकिन पॉइंट P एक इंड के नज़दीक हो तो ये फार्मूला लगा देंगे, और अगर P नज़दीक ना होकर के किसी एंगल पर हो तो ये फार्मूला लगा देंगे। तो उम्मीद है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन अ स्ट्रेट वायर आपको समझ में आया होगा। अब हम जब कुछ और न्यूमेरिकल्स इस पर करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बायो-सेवर्ट के एप्लीकेशन से मैंने आपको सर्कुलर लूप के सेंटर पर, सर्कुलर लूप के एक्सिस पर और स्ट्रेट वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया। तो ये हम लोग जो फील्ड निकालना सीख रहे थे वो बायो-सेवर्ट के लॉ से सीख रहे थे। और एक और चीज़ आप पूछोगे कि सर इसमें मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड तो हम इन फार्मूलों से निकाल लेंगे, डायरेक्शन कैसे? तो बच्चों राइट हैंड पाम रूल, अंगूठा करंट की तरफ और उंगली पॉइंट की तरफ और धक्का देने का डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड होगा। फिर से मैं रिवाइज कर दूं, अंगूठा करंट की तरफ, उंगली मैग्नेटिक फील्ड की तरफ और धक्का देने का डायरेक्शन जो होगा वो फील्ड का, जैसे यहां पर देखो अंगूठा करंट की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ, धक्का देने का डायरेक्शन फील्ड। तो यहां पर जो फील्ड आएगी मेरे बच्चों वो इनवर्ड आएगी। अभी यही करंट नीचे फ्लो करती तो अंगूठा इधर और पॉइंट इधर, तब जो फील्ड होती वो आउटवर्ड होती। यहां पर भी फील्ड इनवर्ड आएगी, करंट ऐसे है। और ध्यान देना इस वायर पर, अभी एक और चीज थोड़ा सा हम आपको 2 मिनट में और समझा देते हैं। ये तो थोड़ा डायरेक्शन की बात हम करते हैं। जैसे मान लो अगर लॉन्ग वायर है था, लॉन्ग वायर था ये मेरे बच्चों, अगर हम इसमें करंट है और इधर देखें, इधर देखेंगे तो अंगूठा करंट पॉइंट अगर मान लो इधर है P, अंगूठा करंट की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ, धक्का किधर दे सकते हैं? इनवर्ड। तो यहां पर जो फील्ड आएंगी वो इधर फील्ड जो आएगी वो इनवर्ड आएगी। लेकिन अगर पॉइंट P डैश इधर हो तो अंगूठा करंट की तरफ, उंगली पॉइंट की तरफ, धक्का किधर दे सकते हैं? आउटवर्ड। तो यहां पर जो फील्ड आएगी वो आउटवर्ड, यानी इस रीजन में फील्ड आउटवर्ड और इस रीजन में फील्ड इनवर्ड। तो आप देखो जब करंट कैरिंग होगा तो फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी? इनवर्ड और इधर आउटवर्ड, तो यानी सर्कुलर लूप बनाते हुए। अब थोड़ी सी चीज और समझते हैं। अगर पॉइंट अगल बगल है तो आप फील्ड का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर लोगे और डायरेक्शन भी ऐसे कैलकुलेट कर दोगे। लेकिन अगर पॉइंट इस कंडक्टर पे ना पड़ करके उसकी लाई करने लगे सीध में, तो देखो जब लाई करने लगेगा और आप जब dB बराबर निकालोगे फार्मूला, जैसे मान लो मैंने पॉइंट A यहां ले लिया, ये स्ट्रेट कंडक्टर था, आप कोई DL यहां चूज करते तो ये IDL होता। अब आप बायो-सेवर्ट लॉ लगाते तो क्या होता? μ0/4π IDL अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस मान लो x होती तो आप x² लिखते। लेकिन आप बताओ एंगल क्या लिखते? करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ और पॉइंट भी ऊपर की तरफ, तो जो ये हम ऐसे कर रहे थे वो लाइक कर जाता, तो बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और जब बीच का एंगल 0 डिग्री हो जाएगा तो dB बराबर क्या हो जाएगा? 0। ऐसे ही जब आप पॉइंट नीचे लेते, यहां पर A डैश, ये पॉइंट लेते तो यहां के लिए थीटा 180 डिग्री हो जाता, और जब थीटा 180 डिग्री होता तो जब यहां आप ऐसे लिखते dB बराबर μ0/4π IDL बाई x² साइन ऑफ 180 डिग्री। तो 180 डिग्री की वैल्यू भी 0 होती और फील्ड हमारा क्या हो जाता? 0। तो वायर के सीध में यानी यहां पर भी फील्ड 0 हो जाएगी और यहां पर भी फील्ड क्या हो जाएगी? 0। तो मेरे बच्चों आप समझ गए होंगे, अगर कोई स्ट्रेट वायर है तो उसके चारों तरफ तो फील्ड होगी, लेकिन उस वायर के एक्सिस पर लाइन करने वाले, वायर पर नहीं, वायर के एक्सिस पर लाइन करने वाले पॉइंट पर फील्ड क्या होगी? 0 होगी। इस चीज को याद रखना। देखो ये वायर है, अब मान लो अगर वायर ऐसे रखा रहता यहां और यहां तो फील्ड होती,
लेकिन इस एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर फील्ड क्या होगी, जीरो। ऐसे ही एक्सिस के इधर किसी भी पॉइंट पर फील्ड क्या होगी, जीरो। तो वायर के यहां तो फील्ड होंगी, लेकिन यहां और यहां यानी वायर के सीध में एकदम ऊपर और नीचे कोई फील्ड नहीं होगी। फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। क्यों? क्योंकि अगर अपर एंड के ऊपर लोगे, यहां पर लोगे, करंट के डायरेक्शन में ऊपर लोगे, तो जीरो होने की वजह से हर एलिमेंट की फील्ड जीरो हो जाएगी, और अगर पीछे लोगे तो 180 होने की वजह से हर एलिमेंट से फील्ड जीरो होगी, तो टोटल फील्ड भी क्या हो जाएगी, जीरो होगी। तो उम्मीद है कि आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन ए स्ट्रेट वायर जरूर समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जरूर से।